गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। अपन जो चर्चा का विषय था उसमें आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप सभी लोग अच्छे होंगे। घर पर रहकर समय का सदुपयोग करते हुए सभी प्यारे विद्यार्थी और शेरनियों सभी समय का सदुपयोग करते हुए मैं आशा कर रहा हूँ कि नोट्स बनाते होंगे और उनको याद भी करते होंगे, क्योंकि ये वैश्विक महामारी का जो दौर है उससे निपटना सभी लोगों की भागीदारी है। और अब ज़्यादा सरकार जिसमें शर्तों में जो ढीलापन आ रहा है, शर्तें कमज़ोर हैं। अभी इसका दौर है जो कोरोना का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले जो 50 दिन में मरीज होते थे लाख, आज वो 5 दिन में लाख की संख्या में है और 6 लाख की जनसंख्या जो कोरोना महामारी से लगभग पीड़ित है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप अपने एक दोनों चीज़ों का ध्यान रखें, एक मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। ठीक है, बाहर कम से कम निकलें, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, आपके जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो सुचारू रूप से कंटिन्यू चल रही हैं। और अपन जो टॉपिक लेके आए थे प्यारे विद्यार्थियों, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। वो था फॉरेन पॉलिसी अपन पढ़ रहे थे, भारतीय विदेश नीतियों में, और फिर भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे क्या संबंध थे, क्या रिलेशन थे। राजनीतिक विज्ञान का जो टॉपिक था उसमें अपन ने चर्चा की कि भारत और पाकिस्तान के क्या संबंध थे। देखो, पहले अपन ने चर्चा की भारत पाकिस्तान संबंधों की, भारत चीन के और भारत नेपाल जो आज पढ़ेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशन कोड है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। मोटिवेशन कोड है कि करत करत अभ्यास के, क्या है, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात रे सील पर पड़त निशान। इसका मतलब है, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, सुना भी होगा, कि करत करत अभ्यास के यानी बार बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान। इसका मतलब जो जड़ बुद्धि है वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जिस तरह से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे याद नहीं होता, हम ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, ऑनलाइन हमें कम समझ में आता है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बार बार एक वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है। तो ऐसे करने से आधे आधे 20 मिनट का, 30 मिनट का ये वीडियो होता है, उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो बार बार देखने से समझ में आ जाएगा। जैसे रसरी आवत जात रे सील पर पड़ते क्या होता है, निशान। इसका मतलब अगर आपने देखा होगा कुएं में जो एक जिसको अपन बोलते हैं रस्सी, लाव, वो लाव बार बार आ जाती है और जाती है, तो एक बड़ा पत्थर होता है, बड़ा कठोर होता है, उस पर भी बार बार करने से क्या हो जाता है भाई, उस पर निशान पड़ जाता है, उस रस्सी का आने जाने का मार्ग बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब करत करत अभ्यास का मतलब है बार बार कोशिश करोगे, बार बार कोशिश करोगे, तो जड़मती होत सुजान, तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है वो भी क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है। जिस तरह से रसरी आवत जातरे, रस्सी बार बार आती है जाती है, कुएं में से पानी भर के लाती है, तो सील यानी पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो की क्लास को, ऑनलाइन क्लास को आप बार बार देखोगे तो आपका इंटरेस्ट भी जागृत होगा, और जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको 2 बार 3 बार देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी टीचर्स अच्छा से अच्छे प्रयास कर रहे हैं सभी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी टीचर्स के जो वीडियो हैं उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बार बार इनको देखें। अब अपन बात करना चाहते हैं भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ क्या संबंध थे। तो अपन ने जो चर्चा की पिछली क्लासों में, तो उसमें भारत और पाक के संबंधों की चर्चा की थी। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे उनकी चर्चा की थी कि भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा कैसे रहे हैं भाई, तनावपूर्ण रहे हैं, और फिर क्या है, बीच बीच में संधि और समझौते भी समय समय पर होते रहे हैं।
दूसरी अपन ने जो चर्चा की थी, भारत और चीन के संबंधों की चर्चा की थी। भारत और चीन में आपस में क्या संबंध हैं? तो हमेशा तो क्या है कि पहले तो क्या थे, शांति प्रिय थे, लेकिन बीच में घटनाओं पर चीन ने विश्वासघात किया हमारे साथ, और चीन के और भारत के संबंधों में भी क्या आई, तनाव और कटुता आई है, क्योंकि दोनों की जो नीति है वो अलग अलग है। एक भारत पूंजीवाद और समाजवाद को कम महत्व देते चलता है, वो बिल्कुल पर्टिकुलर समाजवाद को देता है, क्योंकि भारत का संबंध अमेरिका से अधिक दिखाई देने लग गया और चीन का कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि दोनों का होना क्या है, तनावपूर्ण होना संबंध जाहिर है। लेकिन इनके साथ साथ ही हमारे संबंध हैं जो नेपाल के साथ कैसे संबंध हैं, मैं इसकी बात करना चाहता हूं। तो नेपाल की बात करूं तो नेपाल के साथ संबंध हमेशा कैसे रहे हैं, मैत्री पूर्वक क्या रहे हैं, हमेशा संबंध रहे हैं, यानी मित्रता का संबंध रहा है भारत और नेपाल का हमेशा। किसी ने भी कहा है कि ये पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक गुलाब है, पहाड़ियों के बीच यानी दो पहाड़ियों के बीच क्या है, बसा एक गुलाब है, यानी एक ऐसा फूल है जो पहाड़ियों के बीच क्या है, खिलता है। इसका मतलब नेपाल एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसके बीच में जो जनसंख्या रहती है वो बड़ी ही खिलता हुआ गुलाब की सी संज्ञा दी है, फूल की क्या दी है, इनको संज्ञा दी है। भारत और चीन के संबंधों को ध्यान में रखने के लिए नेपाल एक बीच का मीडिएटर का काम कर रहा है, और भारत और चीन के मध्य जब चीन ने किसको किया, ताइवान यानी इस पर कब्जा किया, तिब्बत पर, चीन और भारत के बीच का जो संबंध रखना है, तो चीन ने अपना कब्जा किया, वो तिब्बत पर किया, और भारत ने भी क्या किया, भारत ने अपना पड़ोसी राष्ट्र किसको माना, नेपाल को माना। इस नेपाल को भी क्या माना, बीच में इसको क्या मान लिया, बफर स्टेट माना। क्यों? क्योंकि भारत और चीन में जो बात है वो बीच वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं, जो राष्ट्र हैं वो तिब्बत और नेपाल में पड़ते हैं। तो इसका मतलब नेपाल को भारत ने एक मीडिएटर राज्य की संज्ञा दी है, बफर राज्य की क्या दी है, संज्ञा दी है। कोई भी व्यापार होता है तो दोनों के मध्य का बीच का मीडिएटर काम कौन करता है, नेपाल करता है। जब इसकी स्थापना हुई, नेपाल की बात करूं तो 1723 के लगभग इसकी स्थापना पृथ्वीराज जगन्नाथ कछवा के द्वारा की गई, और इसी बीच में ये कहा जाता है कि उससे संबंध से नहीं, आज से पहले से भी क्या है, भारत और नेपाल में हमेशा क्या रहे हैं, संबंध रहे हैं। चाहे मैं बात करूं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, उस महात्मा बुद्ध ने भी क्या किया था, नेपाल में उनका क्या हुआ, नेपाल के तराई प्रदेश में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और सम्राट अशोक की मैं बात करूं तो सम्राट अशोक ने भी क्या किया था, खुद क्या गया था, नेपाल में इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था, बहुत सारा प्रचार और प्रसार का क्या किया था, कार्य किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विद्यार्थियों, आज से नहीं, बहुत समय से पहले हमारे क्या हैं, भारत और नेपाल के संबंध हमेशा मित्रतापूर्ण रहे हैं। 1949 में नेपाल के साथ हमने एक समझौता संधि प्रस्ताव रखा था, जिसमें नेहरू ने कहा था कि क्या रखेगा, नेपाल के साथ हमारे संबंध हमेशा मैत्रीपूर्ण हैं और मैत्रीपूर्ण रहेंगे। तो हमने जो सबसे पहले जो संधि की थी, वो संधि सबसे पहले हमने संधि की थी, भारत ने सबसे पहले जो संधि की, भारत की प्रथम संधि किससे हुई, प्रथम संधि जो हुई वो नेपाल से हुई, नेपाल से 1949 में हुई, और 1950 में ये संधि क्या कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी। संधि में किन बातों का जिक्र किया गया था, संधि में कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि नेपाल के साथ हमेशा हमारे संबंध अच्छे हैं और अच्छे ही बने रहने चाहिए। इसी बीच ये कहा गया था, डॉक्टर राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि नेपाल हमारा क्या है, मित्र राष्ट्र है, और नेपाल के साथ एक कथन भी कहा जाता है कि नेपाल का मित्र क्या है, भारत का मित्र है।
नेपाल का जो मित्र है वो भारत का मित्र है, भारत का क्या है, मित्र है। और नेपाल का जो शत्रु है, नेपाल का शत्रु भारत का भी क्या रहेगा, शत्रु रहेगा। कहने का मतलब है कि भारत और नेपाल के दोनों के आपस में क्या है, बहुत सारे घनिष्ठ संबंध हैं, सीमाएं लगती हैं। और इनमें कहा गया कि नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया था, राजेंद्र प्रसाद इस बात के समर्थन में थे कि नेपाल का मित्र हमारा मित्र है, या भारत का मित्र भी नेपाल का मित्र है, और शत्रु क्या कहलाएगा, नेपाल का शत्रु भी क्या है, भारत का शत्रु है। अगर किसी ने नेपाल की सीमाओं पर आक्रमण किया तो इसका मतलब है भारत की सीमाओं पर क्या किया है, आक्रमण किया है, जिसको भारत कभी भी क्या नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा एक अभिन्न अंग के रूप में, यानी कहने का मतलब भारत का अभिन्न अंग के रूप में कौन माना जाता है, अभिन्न अंग माना जाता है कौन, नेपाल। यानी अभिन्न अंग के रूप में किसको देखा जाता है भाई, नेपाल को देखा जाता है। यानी भारत और नेपाल के संबंधों की बात की जाए तो भारत और नेपाल को अलग अलग नहीं मानकर भारत का एक अभिन्न अंग माना गया है, किसको, नेपाल को। अब मैं बात करूं नेपाल में किस लोकतंत्र की स्थापना की पहले प्रयास नहीं थे, लेकिन यहां पर लोकतंत्र को स्थापित करने के बहुत सारे प्रयास भी किए गए। और इसी के साथ भारत के कुछ विवाद भी हैं जो नेपाल से बने हुए हैं। तो विवादों की बात करूं तो हमेशा संधि रही है, लेकिन नेपाल का झुकाव आजकल किस तरफ दिखाई देता है, चाइना की तरफ दिखाई देता है। क्यों देता है, इसका भी कारण है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि नेपाल में जो साधन सुविधाएं उपलब्ध कम है, स्थिति कैसी है भाई, कमजोर स्थिति है नेपाल की, इसलिए वो क्या देखता है, आर्थिक सहायता की ओर क्या देखता है, दिखाई देता है। आर्थिक सहायता की क्या करता है, नेपाल हमेशा मांग करता है। जब इसकी आर्थिक सहायता की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत द्वारा, तब तक तो भारत के साथ संबंध कैसे रहते हैं, हमेशा मित्रता के रहते हैं। जब इसकी आर्थिक सहायताओं की मांगों की पूर्ति नहीं हो पाती और इसकी मांगों की पूर्ति कौन कर देता है, चीन कर देता है, तो चीन के साथ इसकी क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। तो भारत के साथ इसका विवाद किस कारण को लेकर है, एक बात है कि नेपाल का बढ़ता हुआ रुख यानी चाइना की तरफ है, तो चीन की तरफ इसका जो बढ़ता हुआ कारण है, पहला कारण है कि भारत में इस वजह से है, नेपाल विवाद का कारण है। जो विवाद है वो विवाद क्या है, नेपाल में चीन का क्या करना, हस्तक्षेप करना। यानी नेपाल में क्या है, चीन का हस्तक्षेप होना, या नेपाल का चीन के साथ क्या होना, सहयोग बढ़ना। आपस में इन दोनों का क्या हो गया है, संबंध बढ़ गया है, सहयोग बढ़ गया है। तो सहयोग बढ़ना क्या हुआ कि भारत और नेपाल के आपस में संबंध बढ़ने की वजह से क्या है, भारत के साथ नेपाल के विवाद के चर्चे सामने दिखाई देते हैं। कुछ बातों, छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा सीमा का विवाद भी दिखाई देता है। एक तीसरा कारण है नहरी विवाद। ये नहरी विवाद भी अपन को क्या मिलता है, देखने को मिलता है। एक है, कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर व्यापार की बात की जाए तो भारत द्वारा व्यापार करने की, हालांकि भारत इतना चाहता है कि नेपाल का भी उत्पादन होके भारत में बिके, तो नेपाल से हमारे यहाँ साधन सुविधाएं आती हैं, जिसमें आर्थिक रूप से वाणिज्य व्यापार या कपड़ा व्यापार किया जाता है भारत और नेपाल के मध्य। नेपाल के कुछ जो वस्त्र हैं वो भारत में बहुत सारा बिकते हैं। हालांकि भारत ने इसको आवागमन का क्या दिया है, वीजा हमेशा परमानेंटली दे रखा है। भारत और नेपाल के मध्य क्या है, चीन को लेकर विवाद है। बाकी स्थितियों में देखे जाए तो रोड माप करने के लिए यहाँ पर नेपाल में विकास की भारत ने नेपाल विकास में भारत का आर्थिक सहयोग बना हुआ है। दूसरी बात करूं कि यहां पर सड़क मार्ग बनाना भी क्या है, सड़क मार्ग बनाना, यानी भारत ने नेपाल में बहुत सारी सड़कों का निर्माण भी किया है,
तीसरी बात करूं कि संबंध अच्छे हैं तो बांध निर्माण का कार्य, बांध निर्माण का कार्य भी क्या है। चौथा बिजली घर यानी विद्युत का, विद्युत परियोजनाएं भारत द्वारा नेपाल में लगाना, यानी संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयास कर रहा है। और वीजा की क्या है, वीजा मुक्ति की बात करूं तो वीजा मुक्त है। और सैनिकों को, नेपाल सैनिकों को भारतीय सेना में नेपालियों को क्या करना, भर्ती करना। और व्यापार आवागमन की सुविधा देना। एक है बस चलाना, यानी भारत और नेपाल के मध्य सहयोगों को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, ज्यादा विवाद का कारण नहीं रहा है, कभी कभी छोटा विवाद हो जाता है। हालांकि भारत हमेशा नेपाल में विकास के कार्य करता रहा है, उसमें नेपाल विकास के लिए आर्थिक सहयोग भी देता है, 5 अरब डॉलर दिए भी हैं। कभी दूसरी बात करूं, यहां पर सड़क बनाने की बात करूं तो भारत और नेपाल में पहाड़ी इलाकों में दुर्गम स्थानों पर क्या किया है, जहां नहीं पहुंच पाते वहां पर भी भारत ने क्या किया है, सड़क बनाने का क्या किया है, नेपाल में कार्य किया है। एक मैं बात करूं कि बांध निर्माण में, तो बांध निर्माण का कार्य में भी भारत ने क्या दिया है, सहयोग दिया है आर्थिक रूप से और व्यापारिक। दूसरी बात करूं, विद्युत परियोजना द्वारा भारत द्वारा नेपाल में ज्यादा से ज्यादा विद्युत परियोजनाएं वहां पर हैं। तो जब नेपाल का विकास होगा तो नेपाल हमें क्या देगा, भारत को आपूर्ति करेगा विद्युत की। तो वहां पहाड़ों से जो ऐसी नदियां गिरती हैं उनसे बिजली बनती है, बिजली की पूर्ति नेपाल में होने के बाद नेपाल हमें सस्ती दर पर भारत को क्या कराएगा, बिजली उपलब्ध करवाएगा। तो दोनों का आपस में क्या बना रहेगा, सहयोग बना रहेगा। फिर मैं बात करूं वीजा मुक्ति, तो भारत हमेशा नेपाल से हमेशा कैसा रहा है, बिना वीजे के आवागमन सुविधा उपलब्ध है। लेकिन अब और स्पष्ट कर रखा है कि आवागमन सुविधा दी जाए, ये भी ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं, एक है भारतीय सेना में नेपालियों को क्या किया जाता है, भर्ती करना, यह भी बना हुआ है। व्यापार आवागमन की सुविधाएं देना, यह भी एक है। और बसों का आपस में आदान प्रदान चलना, यह भी भारत और नेपाल के आर्थिक संबंधों को क्या है, सुधारने का प्रयास है। और बात करें यहाँ पर कि भारत और चीन के नेपाल में विवाद है, वो चीन को लेकर है सीमा विवाद, कुछ नहरी विवाद है और एक व्यापार को लेकर भी क्या है, विवाद है। और एक डर बना हुआ है नेपाल को कि कहीं भारत हमारे ऊपर क्या नहीं कर ले, आर्थिक भार न डालकर अपने पर सीमा पर आक्रमण नहीं कर दे, इसलिए वो चीन का भी सहयोग चाहता है। ठीक है, और भारत को उसको उकसाने का कार्य भी है, को अन्य राष्ट्र उसको डराने धमकाने की चाहते हैं। लेकिन वो चीन की अपनी नीति से अवगत हैं कि चीन कैसा राष्ट्र है, इसलिए भारत के साथ भी वो संबंध क्या नहीं करना चाहता, कभी भी खराब संबंध नहीं करना चाहता। भारत के साथ भी नेपाल अपने संबंध अच्छे बनाए रखना चाहता है। वहां पर पहले राजतंत्र का निर्माण था। नेपाल में बात करूं तो नेपाल में हमेशा ही क्या रहा है, राजतंत्र रहा है, राजतंत्र का निर्माण रहा है। लेकिन कुछ समय पहले इसको लोकतंत्र की बहाली हुई, लोकतंत्र की बहाली हुई 2014 में। हालांकि कहा जाता है कि पृथ्वीराज में जो थे उसमें यहाँ पर उनके परिवार वालों की कुछ हत्या भी कर दी गई थी, 14 व्यक्तियों को। कुछ लोगों ने भारत में शरण भी ली थी। लोकतंत्र को जीवित करने के लिए भारत ने हमेशा क्या है, नेपाल का क्या किया है, सहयोग किया है। लोकतंत्र को निर्माण के लिए क्या किया है, निर्माण के लिए भारत ने क्या दिया है, सहयोग दिया है। तो 2014 में नेपाल में क्या हुआ, लोकतंत्र की बहाली हुई। उस पर भी एक बड़ा विवाद उठा। पहले विद्यार्थियों, विवाद क्या उठा, विवाद ये उठा कि नेपाल का जो भौगोलिक क्षेत्र जो बना हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, नेपाल का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इस तरह से निर्मित है। नेपाल जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र की अपन बात करें कि उस एरिया में जो बनता है उसमें लोकतंत्र को हराने के लिए वहां पर चुनाव संपन्न करवाए गए और इस क्षेत्रों को
बांटा गया ऐसे था, जो ये वाले जो क्षेत्र हैं मैदानी प्रदेश आते हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं मैदानी प्रदेश आते थे, लेकिन इस मैदानी प्रदेश में क्या किया गया, लोकतंत्र को चार इसको इस तरह से जो बांटना था नए बांटकर क्या कर दिए, इसमें इस तरह से इनका क्या किया, चुनाव क्षेत्रों का विभाजन किया, यानी चार भाग इसके विभाजन कर दिए गए, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र कायम नहीं हो सके। इस लोकतंत्र को हराने के लिए क्या किया इन्होंने, इस तरह से बांटा। हालांकि इस तरह से ऊपर से नीचे तक ऐसे बांटते हैं, ऐसी सीमाएं रहती ऊपर वाली, तो इसका मतलब यहाँ तो राजतंत्र होता है, यहाँ लोकतंत्र होता, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को पराजित करने के लिए जो जनता थी यहाँ पर जो थे वो मधेसी थे। इस मधेसी जातियों को क्या करना चाहता था, नेपाल के अन्य जो व्यक्ति हैं या राजतंत्र के जो लोग समर्थक हैं, इन मधेसियों पर बड़े अत्याचार किए गए। और जब अत्याचार किए, क्योंकि इनका सहयोग भी किसके साथ था, ये इनका सहयोग हमेशा किसके साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, क्योंकि भारत नीचे से इनकी जो सीमा रेखा है वो हमेशा भारत को क्या करती हैं, ये सीमा हमेशा भारत से बनी हुई है, सटी हुई है। तो इनका और भारत में क्या रहता है, आगमन अधिक रहता है, इसलिए भारत के साथ अच्छे संबंध रहते हैं, लोकतंत्र को ये जानते हैं लोकतंत्र की। लेकिन कुछ राजतंत्र के जो समर्थक हैं सत्ता के, वो सत्ता को कभी गंवाना नहीं चाहते, पारिवारिक सत्ता बनी रहे, इसके लिए वो राजतंत्र को खत्म नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई है नेपाल में। हालांकि संविधान निर्माण में भारत का सहयोग रहा है, नेपाल का जो संविधान बना उसमें भारतीय संविधान को देखकर ही नेपाल के संविधान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब आगे बात करूं तो नेपाल के साथ कैसे कैसे व्यापारिक संबंधों की बात की जाए, तो नेपाल के साथ हमारे कौन कौन से संबंध बने हुए हैं उनकी भी प्यारे विद्यार्थियों अपन चर्चा करेंगे। आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करना चाहता हूं कि नेपाल के साथ कौन कौन से संबंध हैं, नेपाल के जो साथ संबंध हैं वो एक तो कौन से हैं, सामाजिक संबंध हैं। सामाजिक क्या है, संबंध है। सामाजिक संबंध भारत, नेपाल और भारत के जो संबंध हैं उनमें तो सामाजिक संबंध भी बने हुए हैं। हमेशा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, इसलिए सांस्कृतिक संबंध भी बने हुए हैं। भारत और नेपाल में सांस्कृतिक संबंध भी आपस में क्या हैं, अच्छे ही हैं, ये कहा जाए। तीसरी बात करूं, व्यापारिक संबंध तो बने ही बने हुए हैं। व्यापारिक कह दूं या आर्थिक संबंधों की बात करूं तो नेपाल के साथ आर्थिक संबंध हमारे सीधा सीधा है कि नेपाल का विकास करना भारतीय कर्तव्य है, क्योंकि यह दायित्व है कि वो अपने एरिया पर किसी को आने नहीं देता। नेपाल एक अच्छा और शांतिप्रिय राष्ट्र है जो समर्थन करता है भारत का भी, इसलिए व्यापारिक संबंध रखते हैं। एक बात करूं यहाँ पर तकनीकी विकास से संबंधित, तो तकनीकी विकास में कार्य का संबंध है, वो भारत हमेशा नेपाल का विकास चाहता है। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत हमेशा इसका क्या रहा है, समर्थन करता रहा है। तो नेपाल के विकास में तकनीकी सहयोग हमेशा भारत देता रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात करूं यहाँ पर तो ऐसे संबंध है, तो सांस्कृतिक देख लो, सामाजिक स्थिति देख लो, आर्थिक व्यापारिक देख लो और तकनीकी सहयोग देख लो। इन सभी चीजों में भारत हमेशा क्या रहा है, नेपाल का क्या रहा है, समर्थक रहा है, नेपाल का विकास करता रहा है। तो ये तो थी प्यारे विद्यार्थियों भारत और नेपाल के संबंधों की बातें। मैंने कहा विवाद के क्या कारण हैं, तो छोटे छोटे विवाद के कारण हैं, कुछ योजनाओं को लेकर हैं, कुछ परियोजनाओं को लेकर भी बने हुए। भारत हमेशा वहां पर विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं भी शामिल देता है। वहां के नागरिकों को भारतीय सेना में भर्ती भी करवाया जाता है, कुछ छूटें भी प्रदान की जाती हैं। और भारत और नेपाल के संबंध क्या हैं और आगे ऐसा लगता क्या है कि भारत और नेपाल के संबंध कैसे रहने वाले हैं, तो कुछ बातों को लेकर छोड़ देंगे तो भारत और नेपाल के संबंध अच्छे ही रहने वाले हैं। एक चाइना का जो व्यापार है या नेपाल का झुकाव की मैं बात करूं तो चाइना क्या चाहता है, भारत और नेपाल के संबंधों को हस्तक्षेप करना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है। तो वहां पर हस्तक्षेप की नीति चाहता है। चीन अपना सस्ता माल नेपाल में भेज कर क्या चाहता है, वहां पर अपना हस्तक्षेप करना चाहता है। लेकिन भारत भी क्या है, हमेशा आर्थिक सहयोग देता रहा है नेपाल को। इसलिए कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए हमारे नेपाल के साथ हमारे संबंध खटास के हो सकते हैं,
लेकिन ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। नेपाल को डराया जाता है कि भारत कभी भी इस 1950 की संधि के तहत ये कहा भी गया था कि नेपाल कभी भी विदेशी मामलों में जो निर्णय लेगा वो भारत के निर्णय अनुसार लेगा, भारत की मंजूरी के साथ लेगा, भारत के साथ इनके पूछे जाएंगे, उसके बाद ही क्या कर सकता है, विदेशों से कोई आयात कर सकता है हथियार वगैरह। तो ऐसी स्थिति में नेपाल कभी भी हथियार की दृष्टि से लेगा तो भारत को पूछेगा। लेकिन कुछ समय में चीन का हस्तक्षेप हुआ तो इसमें भारत ने को कहा गया कि भारत हमारे मामलों में हस्तक्षेप करता है, आंतरिक मामलों में, इसलिए भारत ने इतना हस्तक्षेप नहीं किया। भारत खुद भी चाहता है, नेहरू ने कहा था कि हम नेपाल के बाहरी मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, आंतरिक मामलों में हम कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हमने वास्तव में भारत ने कभी भी नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। बाहरी मामलों में हम चाहते हैं कि नेपाल के साथ हमेशा शांतिपूर्वक हमारे संबंध रहें और विदेशों से भी नेपाल हमेशा क्या रहे, बचा रहे, क्योंकि कभी भी कोई भी उकसाए वो उकसे नहीं, ये चाहते हैं। ठीक है, हमारी क्लास ऐसी स्थिति है। तो आप प्यारे विद्यार्थियों, बाकी न्यूज़पेपर में इनमें आता ही है, आपको और बाकी डिटेल्स PDF के माध्यम से उपलब्ध होती है। तो अपन ने आज चर्चा की, भारत और नेपाल के संबंधों की चर्चा की। आशा करता हूं आप सभी लोगों के भारत और नेपाल के संबंध समझ में आए होंगे। और बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकता है, उनको सपिंस से क्या दिया जाएगा, उत्तर दे दिया जाएगा। आप इन चीज़ों को बार बार देखें और इन चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन करने के साथ साथ याद करें। समय का सदुपयोग जरूरी है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। आगे एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, जो चौथी यूनिट है आपके अंतिम, जो 4 यूनिट ब भाग वाली कंप्लीट हो जाएंगी, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। फिर हम पहले वाले यूनिट की वापस चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।